हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एकेडमिक राइटिंग इम्पोर्टेंस, मींस इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एकेडमिक करियर में, इस टॉपिक पर हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमारे कंटेंट्स क्या हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि एकेडमिक राइटिंग की इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे, इम्पोर्टेंस टीचर्स के लिए क्या है, फिर स्टूडेंट्स के लिए क्या है, रिसर्चर्स के लिए क्या है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए एकेडमिक राइटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फिर हम जानेंगे कि करंट चैलेंजेस क्या क्या हैं एकेडमिक राइटिंग में, और लास्ट हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एकेडमिक राइटिंग क्या है। सो एकेडमिक राइटिंग इज द फॉर्मल राइटिंग इन एजुकेशनल एंड रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। जब एजुकेशनल या फिर रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में एक फॉर्मल राइटिंग की बात करते हैं, वो राइटिंग हमारी एक एकेडमिक राइटिंग होती है, जो कि एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज की होती है। मीन्स जब नॉलेज को लेकर के प्रोफेशनली हम कम्युनिकेट करते हैं फॉर्मल वे में, रिटन के तौर पे, तो वो होती है हमारी एकेडमिक राइटिंग, जो कि जनरली एविडेंस बेस्ड स्कॉलरली कम्युनिकेशन होती है, यानी कि ये एविडेंस पर पूरा बेस्ड होता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग की। तो एकेडमिक राइटिंग जो होती है मेनली रिसर्च पेपर्स होते हैं, थीसिस या फिर डिसर्टेशन होता है, फिर एकेडमिक बुक्स होती हैं, कुछ रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं, और हमारे कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं। ओके, इस वीडियो का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हम ये जानेंगे कि व्हाई एकेडमिक राइटिंग इज क्रूशियल फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए एकेडमिक राइटिंग इतना जरूरी क्यों है, और हाउ स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम एकेडमिक राइटिंग। स्टूडेंट्स को बेनिफिट कैसे मिलता है एकेडमिक राइटिंग से। फिर इसके अलावा इंपॉर्टेंस फॉर टीचर्स एंड वैल्यू फॉर इंस्टीट्यूशंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्चर्स के लिए, और एक इंस्टीट्यूट के लिए ये कितना वैल्यूएबल है, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये इट इज एन इसेंशियल स्किल इन एकेडमिक करियर। अगर आप एकेडमिक करियर में हैं, अगर आपका जो करियर है वो एकेडमिक फील्ड में है, ठीक है, या फिर रिसर्च लाइन में है, तो एकेडमिक राइटिंग बहुत ही इसेंशियल स्किल होती है। इसके अलावा इट इज अ फाउंडेशन ऑफ रिसर्च कम्युनिकेशन। आप अपने किसी भी रिसर्च को कम्युनिकेट करना चाहते हो, स्प्रेड करना चाहते हो उस चीज को, तो यह एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एकेडमिक राइटिंग आनी ही चाहिए। इसके अलावा ये एक टूल है नॉलेज को शेयर करने का ग्लोबली, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप उस नॉलेज को शेयर करना चाहते हो तो एकेडमिक राइटिंग इज अ टूल। इसके अलावा अगर आपके करियर में आपको और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है एकेडमिक लाइन में, करियर ग्रोथ के लिए एकेडमिक राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ओके, बात करते हैं कि एकेडमिक राइटिंग इसकी क्या इंपॉर्टेंस है टीचर्स के लिए। तो सबसे पहली बात कि ग्लोबल नॉलेज डिसेमिनेशन, यानी ब्रेकिंग क्लासरूम बाउंड्रीज। इससे सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि ये नॉलेज की जो स्प्रेडिंग होती है, नॉलेज को फैलाना होता है, ठीक है, नॉलेज को शेयर करना होता है, वो ग्लोबल लेवल पे होता है, सिर्फ क्लासरूम तक ये सिमट कर नहीं रह जाता है। ओके, बात करते हैं कि जो इफेक्टिव नॉलेज शेयरिंग मीडियम है, इट इज बियॉन्ड ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम में सिर्फ कुछ बच्चों के बीच में टीचिंग करना ही नहीं होता है, ये ग्लोबली इसकी जो रीचिंग होती है वो ग्लोबल लेवल पर होती है। इसके अलावा ये परमानेंट नॉलेज के रिकॉर्ड को क्रिएट करता है। ओके, ये परमानेंट नॉलेज के रिकॉर्ड को क्रिएट करता है। फिर ये जो आपके ऑडियंस हैं, वर्ल्ड वाइड ऑडियंस हैं, जिनको कि आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, उनको ये एक्सेसिबल होता है। वर्ल्ड में कहीं से भी कोई भी आपके रिसर्च पेपर को, आपके आर्टिकल को एक्सेस कर सकता है। ओके, सो दूसरा है कि इट लोकल टू ग्लोबल इम्पैक्ट। एकेडमिक राइटिंग का जो इम्पैक्ट होता है वो लोकली ही नहीं तो ग्लोबली होता है। क्लासरूम में अगर हम देखें तो 30 to 40 स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो पब्लिकेशंस आपकी होती हैं वो थाउजेंड्स ऑफ रीडर्स तक पहुंचती हैं, ठीक है, और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जिसकी रीच जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसके अलावा जो नॉलेज की शेयरिंग होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, ठीक है, इसमें ये कहीं बाउंड्रीज नहीं होती कि इस कंट्री के लोग इसको शेयर नहीं कर सकते या फिर इस कंट्री के लोग इस नॉलेज को एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये है कि रिसर्च के लिए या फिर एकेडमिशियंस के लिए या फिर टीचर्स के लिए कि करियर एडवांसमेंट थ्रू पब्लिकेशंस,
एंड पब्लिकेशंस आर योर करियर कैटलिस्ट। अगर आप एकेडमिक फील्ड में हैं तो आपकी जो पब्लिकेशंस होते हैं वो आपके करियर के लिए एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। आपके पब्लिकेशंस जितने ही ज़्यादा होते हैं उतना ही अच्छा आपके करियर को बूस्टअप मिलता है। तो जो रिक्रूटमेंट की आपको पहले तो बेनिफिट्स मिल जाती हैं। ओके, आप किसी भी एकेडमिक पोजीशन के लिए जाते हैं तो ये एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास अपनी खुद की पब्लिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है ये एक सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसका एक की फैक्टर होता है कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के पास अपने कितने पब्लिकेशंस हैं। ठीक है, इसके अलावा एक है कि ये आपके एक्सपर्टाइज को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आपका एक्सपर्टाइज इस पर्टिकुलर फील्ड में है। जितने ही ज्यादा आपके पब्लिकेशन होंगे उतने ही ज्यादा आपकी एक्सपर्टीज होगी। ओके, इसके अलावा ये शो करता है आपकी रिसर्च कैपेबिलिटीज को, यानी कि हाँ आप इस काबिल हैं कि आप इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है कि प्रमोशन के एडवांटेजेस मिलते हैं। ठीक है, प्रमोशंस में इसके एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे जैसे आप किसी अगर एकेडमिक फील्ड में हैं तो एकेडमिक पोजीशंस में हायर लेवल पे जाने के लिए ये एक मेजर क्राइटेरिया होता है कि उनके कितने पब्लिकेशंस होते हैं। इसके अलावा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है वो स्कोर जो होता है वो मैटर करता है और वो डिपेंड करता है आपके पब्लिकेशंस के तौर पे। ठीक है, जितने ही ज्यादा आपके क्वालिटी पब्लिकेशंस होंगे, रेप्यूटेड जर्नल्स में होंगे, उतने ही ज्यादा आपको प्रमोशन में एडवांटेजेस मिलती हैं। ओके, इसके अलावा जो रिसर्च कंट्रीब्यूशन होता है उसको एसेस किया जाता है आपके पब्लिकेशन में। मींस जितने ही अच्छी क्वालिटी की आपके पब्लिकेशंस हैं उतना ही आपने रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ये माना जाता है इस रिसर्च को लेकर के, इस एकेडमिक राइटिंग को लेकर के, आपकी पब्लिकेशंस को जज करके। बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की कि यह है एक एकेडमिक प्रोफिशिएंसी बेंचमार्क होता है जो कि आपके एकेडमिक एक्सीलेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल रिकॉग्निशन आपको दिलाता है कि आपकी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज है। इसके अलावा आपको पीयर रिकॉग्निशन दिलाता है उस पर्टिकुलर फील्ड में जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज होती है, जिस फील्ड में आपके पब्लिकेशंस होते हैं। फिर आपको इन्विटेशंस मिल जाते हैं एक पर्टिकुलर जर्नल में एज अ रिव्यूअर के, या फिर आपको एक्सपर्टीज जो कमेटी होती है, जो साइंटिफिक कम्युनिटीज होती हैं, उसकी मेंबरशिप आपको मिल जाती है। ठीक है, ये एक क्वालिटी इंडिकेटर होता है। आपके जो एकेडमिक राइटिंग जो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस होते हैं वो एक क्वालिटी इंडिकेटर होते हैं कि आपके जो पब्लिकेशंस हैं वो रिप्यूटेड जर्नल्स में है या नहीं, आपका साइटेशन कितना हुआ है, आपका एच वैल्यू, एच इंडेक्स जो वैल्यू है वो आपकी क्वालिटी बताती है, और आपका जो रिसर्च इम्पैक्ट मैट्रिक्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपकी रिसर्च की क्वालिटी क्या क्या है, कितनी ज़्यादा है आपके पब्लिकेशंस को लेकर के। अब बात करते हैं कि एकेडमिक राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अब एकेडमिक्स के या टीचर्स के लिए जो चौथी इंपॉर्टेंस है वो क्या है, तो जो चौथी इंपॉर्टेंस है वो है इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि कंट्रीब्यूटिंग टू द नॉलेज डोमेन। जो एक पर्टिकुलर फील्ड में जो नॉलेज होती है, जो एक डोमेन है, उसमें आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो भी आपका दर्शाता है कि आपके पब्लिकेशंस क्या हैं, कैसे हैं, कितने हैं। तो सबसे पहली तो है कि नॉलेज क्रिएशंस, यानी कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वह आपका जो ओरिजिनल रिसर्च होती है वो एक नया नॉलेज, एक नई पॉइंट, एक नया वैल्यू ऐड करता है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें, और आपके नए नए थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स को वो ऐड करता है। कुछ इनोवेटिव मेथोडोलॉजीज को ऐड करता है जिससे कि हम न्यू सिंथेसिस टेक्निक्स वगैरह सीख लेते हैं, और जिस फील्ड में आप पब्लिकेशन करते हो उस फील्ड की एडवांसमेंट को दिखाता है, उसमें बढ़ाता है। बात करते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ की, तो इसके लिए ये आपका कॉन्टिन्यूस लर्निंग के प्रोसेस को दर्शाता है और स्किल इन्हांसमेंट कराता है। ये राइटिंग की जो स्किल्स होती हैं, रीडिंग की जो स्किल्स होती हैं, एनालिटिकल स्किल्स होती हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट में मास्टरी को भी शो करता है और आपकी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी को भी ये दिखाता है। ठीक है, और फिर जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस है वो भी कहीं ना कहीं इसी पर डिपेंड करती हैं कि ये आपकी जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है उसको ये इन्हांस करता है। ओके, और जो नॉलेज के बेस हैं उसको ये अपडेट रखता है, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं वर्ल्ड में कोई ना कोई एक ऐसी रिसर्च अपडेट होती रहती है जो कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को कहीं ना कहीं और ज़्यादा इम्प्रूव कर रही होती है।
तो आपके नॉलेज अपडेट्स होते रहते हैं अगर आपको एकेडमिक राइटिंग की स्किल है, तो अगर आप एकेडमिक राइटिंग कर सकते हैं तो। इसके अलावा ये एक बेटर टीचिंग मटेरियल होता है आपकी एकेडमिक राइटिंग जो होती है, जिससे कि आप नई नई चीज़ें, नए नए अपने आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। और ये रिसर्च इन्फॉर्म टीचिंग होती है कि जो टीचिंग होती है नॉर्मल टीचिंग नहीं होती। इस टीचिंग में आप उन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो जो नई नई रिसर्चेज हो रही हैं, नए नए प्राइजेस दिए जा रहे हैं, नए नए डिस्कवरीज हो रही हैं, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं अलग अलग फील्ड में, उसको भी आप इस अपने एकेडमिक करियर में इंक्लूड कर सकते हो, अपनी टीचिंग में इंक्लूड कर सकते हो। बात करते हैं कि एकेडमिक राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है वो है ब्रेन डेवलपमेंट थ्रू राइटिंग, मीन्स राइटिंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर एक स्टूडेंट्स के तौर पे आपको एकेडमिक राइटिंग की स्किल्स आती है, आपको पता है कि एकेडमिक राइटिंग कैसे की जाती है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कैसे? ये ब्रेन इन्हांसमेंट, ये जो आपकी ब्रेन पावर है उसको ये इन्हांस होता है। कैसे? एक्टिवेट्स मल्टीपल ब्रेन रीजन्स, ये आपके ब्रेन के मल्टीपल जो रीजन्स होते हैं आपके सोचने की, समझने की, याद करने की, जो रिस्पॉन्सिबल एरियाज हैं आपके ब्रेन के, उनको ये एक्टिवेट करता है। जो न्यूरोनल कनेक्शंस हैं, आप बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहते हो तो न्यूरोनल कनेक्शंस को ये इंप्रूव करता है। इसके अलावा इट इन्हांसेस मेमोरी रिटेंशंस, आप बार बार एक ही चीज़ों को लिखते हो, आप बार बार उन चीज़ को थोड़ा डिटेल पढ़ते हो, तो जो मेमोरीज में चीज़ें होती हैं जो लगातार अपडेट हो रही होती हैं वो आपको मेमोराइज हो जाती हैं, वो याद रहती हैं। इसके अलावा जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो बूस्ट होते हैं एकेडमिक राइटिंग की स्किल जानने से। इसके अलावा जो साइंटिफिक एविडेंस हैं वो ब्रेन कोऑर्डिनेशन ये बताते हैं कि एकेडमिक राइटिंग जो होती है वो ब्रेन की कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग है उससे बेटर होती है, जो लर्निंग की कैपेबिलिटीज है वो बढ़ जाती है, और जो न्यूरल पाथवे है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है अगर आप एकेडमिक राइटिंग जानते हैं और लगातार इसका यूज करते हैं अपने एकेडमिक करियर के दौरान एज ए स्टूडेंट। बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंस की, ये है अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है? बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर एक्सप्रेशन। आप किसी भी चीज़ को जितना ही अच्छे से समझते हो, जानते हो, उतना ही आप उसको और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। ठीक है? अगर आपको एकेडमिक राइटिंग पता है तो आपकी जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होती है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, यानी कि डीप सब्जेक्ट कॉम्प्रहेंशन हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है? और आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी हो स्ट्रक्चर हो जाती है कि इसके बाद ये है, इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट आना चाहिए, इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट की कमी है, कहाँ गैप हो सकता है, उस गैप को कैसे इंप्रूव किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप सोचने लगते हो। इसके अलावा जो नॉलेज है आपका वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आ जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब भी आप कोई भी बुक देखो या फिर कोई आर्टिकल देखो तो उसका एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है, वही ऑर्गेनाइज्ड वे आपके नॉलेज में झलकता है, वो शो होता है। इसके अलावा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव होती है, जिससे कि आपके अपने आइडिया को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हो। आपके जो प्रेजेंटेशंस होते हैं वो लॉजिकल होने लगते हैं, और आपकी जो राइटिंग स्टाइल है वो प्रोफेशनल हो जाती है। आप प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को लिखने लगते हो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि साइंटिफिक राइटिंग या फिर एकेडमिक राइटिंग और नॉर्मल राइटिंग में फ़र्क होता है। जो आपकी एकेडमिक राइटिंग होती है उसमें बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही फॉर्मल टोन होती है, तो वो आपके राइटिंग स्टाइल में भी दिखने लगती है। इसके अलावा जो एकेडमिक वोकेबलरी है, ठीक है, वो भी आपकी डेवलप होने लगती है। बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंस की, वो है हमारी एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो डेवलपिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग। यानी कि अगर आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हो तो आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग पावर है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग पावर है वो आपकी इंप्रूव होने लगती है, यानी कि आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है। जो नॉर्मल बच्चे हैं जो कि एकेडमिक राइटिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग तरह से आप सोचना शुरू कर देते हो। ठीक है? बात करते हैं एनालिटिकल स्किल्स की, तो आप अलग अलग स्टडीज को करते हो तो आप चीज़ों को कंपेयर करना शुरू कर देते हो। ओके? और जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उनको इवेल्युएट करने लगते हो कि चीज़ें सही हैं या नहीं हैं तो कितनी हैं, कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है? जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करने लगते हो कि अगर हम एक पर्टिकुलर डोज का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो क्या असर पड़ रहा है, डोज का कंसंट्रेशन घटा रहे हैं तो क्या असर पड़ रहा है। ठीक है? और जो करेक्शंस होते हैं उनको आप ड्रॉ करने लगते हो कि जो फाइंडिंग्स हो रही है उनमें आपस में क्या क्या कनेक्शंस हैं। ओके? इसके अलावा जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो डेवलप होने लगती है। ठीक है? आप जो इन्फॉर्मेशन उसको इवेल्युएट करने लगते हो कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है ये कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए।
जो एविडेंस हैं जिस पर हमारा रिसर्च आर्टिकल्स डिपेंड होता है। आप कोई भी एक रिसर्च आर्टिकल देखोगे तो उसकी जो जिस एविडेंस पर वो बेस्ड है उस एविडेंस को आप जज कर सकते हो। आपकी लॉजिकल रीजनिंग इसमें इंप्रूव होने लगती है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप एनालाइज करने लगते हो। ओके, अब है इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग। तो इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस किया जाता है, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आती है उसको आप कैसे प्रोसेस करते हो, ये आपके एकेडमिक राइटिंग में आप सीख सकते हो। तो सबसे पहले जो आपकी इंफॉर्मेशन आती है इसको आप प्रोसेस करने के बाद ये आपके एज ए नॉलेज, ये एक नॉलेज बनती है। जब ये इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है आप इसको जज करते हो तो इसके अलावा, और यही नॉलेज फिर आगे चल के विजडम यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाती है। ठीक है, आप डाटा को इंटरप्रेट करने लगते हो, आप एक नए नए आइडियाज को सिंथेसिस करने लगते हो और चीजों से कंक्लूजन निकालने लगते हो। ओके, ये चीजें आप सीख सकते हो एकेडमिक राइटिंग से। बात करते हैं कि अगली इंपॉर्टेंस क्या है, लास्ट, वो है एकेडमिक रिक्वायरमेंट एंड फ्रेमवर्क मीटिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। आपकी जो एकेडमिक राइटिंग होती है, जो फ्रेमवर्क होते हैं वो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मैच करने लगते हैं। ठीक है, जो फॉर्मल राइटिंग के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो कि डिसर्टेशन के हैं, थीसिस राइटिंग के क्या है, रिसर्च पेपर के क्या है, असाइनमेंट रिपोर्ट्स के क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, ये चीज़ों को आप जानने लगते हो और आपके जो डिसर्टेशन हैं उनको उसी लेवल पर प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो। तो जो राइटिंग के फ्रेमवर्क्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, जो साइटेशन स्टाइल हैं, एकेडमिक कन्वेंशंस हैं और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस हैं, इनको भी आप पहचानने लगते हो, इनको भी आप उसी वे में प्रेजेंट करने लगते हो। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं, चूंकि आप बार बार एक्सपेरिमेंट्स को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपके प्रैक्टिकल आइडियाज भी इंप्रूव होने लगते हैं, तो आपके ग्रेड्स जो होते हैं वो भी हायर हो जाते हैं। आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है वो भी बेटर हो जाता है। जो रिसर्च प्रेजेंटेशंस होते हैं और प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है वो भी आपका काफी हद तक इंप्रूव हो जाता है। ओके, बात करते हैं कि जो एकेडमिक राइटिंग है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्चर्स के लिए। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है वो है फ्री पीयर इवेल्युएशन, गेटिंग एक्सपर्ट फीडबैक। जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो पीयर्स हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, उनका आपको एक्सपर्ट मिलने लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जो पीयर रिव्यू के बेनिफिट्स होते हैं वो है आपका कि एक्सपर्ट की जो इवेल्यूशन होती है वो फ्री मिलने लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। एक प्रोफेशनल आपको फीडबैक मिलता है अपने वर्क पर। इसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट के सजेशंस होते हैं, क्वालिटी सजेशंस, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और जो मेथोडोलॉजी है उसके वैलिडेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ओके, जो रिव्यू प्रोसेस के एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या होते हैं कि आपको जो इंटरनेशनल के एक्सपर्ट्स होते हैं उनका व्यू मिलता है, जो करंट के रिसर्च ट्रेंड्स हो रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर फील्ड में करंटली क्या रिसर्च चल रही है, क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसके बारे में आपको पता चलता है। और जो मेथोडोलॉजी हो रही है किसी भी आइडिया को, किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए एज एन एविडेंस, उसमें आप इंप्रूवमेंट देखने लगते हो। और जो राइटिंग स्टाइल है वो आपकी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, जो लर्निंग है वो भी आपकी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी कंसल्टेशन फीस नहीं लगती है। जो एक्सपर्ट के गाइड सजेशंस होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगते हैं और ये एक ग्लोबल लेवल पर होता है। मीन्स अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग लेवल के लोग आपको ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, और जो आपकी नेटवर्किंग होती है वो प्रोफेशनल हो जाती है। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंस की, तो वो क्या है कि रिसर्च आउटपुट एंड रिकॉग्निशन, ग्लोबल रिसर्च इम्पैक्ट। मीन्स आपको जो आपका रिसर्च हो रहा है उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, जो आपके रिसर्च आउटपुट है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं। कैसे, वो दिखाता है कि जो आपको एक प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिलता है एकेडमिक राइटिंग अगर आप जानते हैं तो, क्योंकि आपके वर्क को जो वैलिडेट किया जाता है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है आपको वो इंटरनेशनल होती है। ओके, आपकी जो एक्सपर्टाइज होती है उस फील्ड में वो इस्टेब्लिश होने लगती है और जो आपने रिसर्च किया है उसकी क्रेडिबिलिटी भी आपको मिलती है। ओके, जो इम्पैक्ट के मैट्रिसेस होते हैं वो क्या है, वो आपके साइटेशन से काउंट होते हैं कि जितना साइटेशन इंप्रूव होते हैं उतना ही आपके इम्पैक्ट आपका बढ़ता चला जाता है। जिस जनरल में आपने पब्लिश किया हुआ है कोई एक पर्टिकुलर आपका आर्टिकल, उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, रिसर्च का इन्फ्लुएंस क्या है, कितना ज़्यादा इन्फ्लुएट कर रहा है पर्टिकुलर रिसर्च को, और एकेडमिक रेपुटेशन क्या है, जिस एकेडमिक से आप जुड़े हुए हैं उसके रेपुटेशन क्या है। ओके, अब बात करते हैं रिसर्च डिसेमिनेशन की। ठीक है, रिसर्च की जो नॉलेज है उसको स्प्रेड करने की, तो एक इंटरनेशनल विजिबिलिटी मिल जाती है आपके रिसर्च, आपने जो वर्क किया हुआ है। इसके अलावा
जो कम्युनिटी, ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी है, उस तक आपका रिसर्च पहुंचता है। और क्रॉस बॉर्डर नॉलेज शेयरिंग विदाउट एनी बाउंड्री वॉल, आपके जो कंट्री की बाउंड्रीज हैं उनको अफेक्ट ना करती, वो इसको अफेक्ट नहीं करती हैं, और ये हर एक कंट्री के हर एक पर्सन तक आपके नॉलेज पहुंचती है। इसके अलावा जो आपका रिसर्च इम्पैक्ट होता है वो इन्हांस होता है आपके एकेडमिक राइटिंग के नॉलेज से, उसकी स्किल से। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंस की, तो वो होता है आपका करियर एनहांसमेंट एंड बिल्डिंग प्रोफेशनल प्रोफाइल। रिसर्चर्स के लिए जो पब्लिकेशंस हैं वो उनके करियर को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करते हैं, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं। कैसे? ये जो रिसर्च मैट्रिक्स हैं, जो आपका एच इंडेक्स है, जो साइटेशन मैट्रिक्स हैं, जो रिसर्च आउटपुट की क्वालिटी होती है, जो आपके पब्लिकेशन के इम्पैक्ट हैं, वो इम्प्रूव होते हैं आपके एकेडमिक राइटिंग से। ठीक है, आपकी एक करियर अपॉर्चुनिटीज में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जितने ही ज़्यादा आपके पब्लिकेशंस होते हैं उतने ही ज़्यादा आपको अच्छी जॉब प्रॉस्पेक्ट्स मिलती हैं। रिसर्च के जो पोजीशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए उतने ही ज़्यादा अपर पोजीशंस आपको मिलते हैं जितने ज़्यादा आपके पब्लिकेशंस होते हैं। इसके अलावा जो एकेडमिक अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि आपके पब्लिकेशंस कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा कोलैबोरेशन के आपको चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। आप अलग अलग लोगों से, जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, एक कोलैबोरेटिव रिसर्च कर सकते हो अगर आपके पब्लिकेशंस अच्छे हैं, आपके साइटेशंस अच्छे हैं, आपकी रिसर्च की क्वालिटीज़ अच्छी है। तो इसके अलावा होता है सीवी इन्हांसमेंट। पब्लिकेशंस की लिस्ट से आपकी जो सीवी होती है, आपका प्रोफेशनल सीवी है, वो इम्प्रूव होती है, और रिसर्च एक्सपर्टाइज का प्रूफ होता है कि हाँ, आई एम एक्सपर्टाइज इन पर्टिकुलर फील्ड ऑफ रिसर्च। और ये एक प्रोफेशनल अचीवमेंट होता है जितना ही ज़्यादा आपके पास पब्लिकेशंस होते हैं। इसके अलावा आपको एक एकेडमिक क्रेडेंशियल्स मिलता है, आपको एक एकेडमिक, एक कहा जाता है कि आपको एक क्रेडेंशियल मिलता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप के रिसर्च को अगर आपने पब्लिश किया है, आपने अपना कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, तो जितना ही ज़्यादा आपके आर्टिकल्स होते हैं उतने ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडेंशियल्स मिलते हैं। ओके, बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंस की, तो वो है रिसर्च प्लानिंग एंड फंडिंग, जो कि फ्यूचर रिसर्च एंड ग्रांट्स। एक रिसर्चर्स के लिए जितने ही ज़्यादा पब्लिकेशंस होते हैं उतने ही उनके फंडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैसे? कि जो आपकी रिसर्च प्लानिंग होती है वो फ्यूचर वर्क को आइडेंटिफाई करती है, गैप की एनालिसिस के द्वारा गैप एनालिसिस करती है कि एक पर्टिकुलर फील्ड रिसर्च के दौरान क्या चीज़ें गैप रह गई जिसको एनालाइज नहीं किया जा सका, इसको हम और ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च के डायरेक्शन को दिखाता है कि किस डायरेक्शन में आपका रिसर्च पर्टिकुलर जा रहा है। मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इससे आपकी एक पर्टिकुलर आप रिसर्च को प्लान करते हो, एकेडमिक राइटिंग अगर आप जानते हो तो। और वो चीज़, रिसर्च की प्लानिंग ही आपके नए नए और अच्छे आपके ग्रांट्स ला सकती है। इसके अलावा फंडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आप लिखते हैं, रिसर्च की क्रेडिबिलिटी आपको मिल जाती है, और एक आपका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड स्टैब्लिश होता है अगर आपका एकेडमिक राइटिंग की स्किल अच्छी है तो। इसके अलावा जो रिसर्च डेवलपमेंट्स हैं, एक सीक्वेंशियल स्टडीज होती है, रिसर्च को एक्सटेंडेड रिसर्च होती है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, और एक इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके रिसर्च करियर के दौरान, आपके अंदर अगर ये रिसर्च राइटिंग की, एकेडमिक राइटिंग की स्किल है तो। बात करते हैं कि एकेडमिक राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो इंस्टीट्यूशंस के जो पहली इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मेजरिंग इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस। आपने देखा होगा कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग रैंकिंग होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, या ऑल ओवर वर्ल्ड के में इस रैंकिंग में 50 नंबर पे ये यूनिवर्सिटी आती है, ये ऑर्गेनाइजेशन आती है, ये इंस्टीट्यूट आता है। तो क्यों आता है, कैसे आता है, वो सारी चीज़ें भी में एक फैक्टर ये भी है कि वहाँ से कितने आपके पब्लिकेशंस निकले हुए हैं। तो वो है कि एक रैंकिंग पैरामीटर है जो कि काउंट करता है टोटल पब्लिकेशंस का कितने हैं, और साइटेशन मैट्रिसेस कैसी हैं वहाँ के पर्टिकुलर रिसर्च की। इसके अलावा जो रिसर्च आउटपुट है उसकी क्वालिटी क्या है, और जो फैकल्टी ने पब्लिकेशंस की हैं, जो इंडेक्स हैं, वो कैसे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ग्लोबल रैंकिंग है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, उस आपके पब्लिकेशंस का। जो टाइम हायर एजुकेशन है यानी कि टीएचई रैंकिंग है, और एनआईआरएफ रैंकिंग है, इंटर, वो भी आपको डिपेंड करती है उस पब्लिकेशन पर, पब्लिकेशन की क्वालिटी पर, इम्पैक्ट फैक्टर्स पर, और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आपको मिलता है, और एकेडमिक रेपुटेशन आपकी बढ़ती है। जितना ही ज़्यादा पब्लिकेशन होते हैं उतना ही एकेडमिक रेपुटेशन बढ़ते चले जाते हैं। जो परफॉर्मेंस की मैट्रिक्स है वो है रिसर्च आउटपुट, आपके फैकल्टी की प्रोडक्टिविटी क्या है, डिपार्टमेंट के क्या क्या अचीवमेंट्स है, और इंस्टीट्यूट की क्या एच इंडेक्स है। वो डिपेंड करता है आपके ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकेशंस पर, आपके
उस आर्टिकल्स पर जो कि पब्लिश हुई हैं या फिर अभी भी रिसर्च उस पर चल रहे हैं, उनका डायरेक्शंस क्या क्या हैं। बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंस की, जो रिसर्च एक्सीलेंस एंड फंडिंग है, इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ थ्रू रिसर्च। तो जो फंडिंग अपॉर्चुनिटी है, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, जो रिसर्च प्रोजेक्ट की फंडिंग होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है या लेबोरेटरी अपग्रेडेशन होता है, वो भी काफ़ी हद तक डिपेंड होता है उस फंडिंग की अपॉर्चुनिटी से, जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लिंक होती है आपके नंबर ऑफ पब्लिकेशंस पर। इसके अलावा जो रिसर्च एक्सीलेंस के इंडिकेटर्स होते हैं वो आपकी पब्लिकेशन क्वालिटी है, रिसर्च के इम्पैक्ट्स हैं, जो इनोवेटिव आउटपुट्स हैं, और पेटेंट के नंबर्स हैं, कितने नंबर ऑफ पेटेंट ज़्यादा से ज़्यादा हैं, वो इंडिकेट करते हैं आपके रिसर्च एक्सीलेंस के को। ठीक है, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं आपके एकेडमिक राइटिंग से, वहाँ की आपको रिसर्च ग्रांट्स मिलने में आसानी होती है, इंडस्ट्री के कोलैबोरेशंस आपको आसानी से मिल जाते हैं, जो स्पॉन्सर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाते हैं, और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फंड्स में भी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलती हैं आपके नंबर ऑफ पब्लिकेशंस पर। फिर आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंस पर, जो कि है आपका ग्लोबल कोलैबोरेशंस एंड रिकॉग्निशंस, यानी कि बिल्डिंग ग्लोबल प्रेजेंस। ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट अगर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकेशन दे रहा है तो उसका ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लोबल लेवल पर एक रैंक बनती है, एक प्रेजेंस दिखाई देता है, जो कि टैलेंट्स को अट्रैक्ट करता है। अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट्स आकर के वहाँ पर एजुकेशन हासिल करते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग यहाँ से स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं, इंडिया से, अपने कंट्री से बाहर जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें वहाँ पर एक्सीलेंस चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, एक एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है, क्वालिटी रिसर्चर्स मिलते हैं, और विजिटिंग प्रोफेसर्स मिलते हैं वहाँ पर के, जो कि टैलेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, रिसर्च की पार्टनरशिप ज़्यादा से ज़्यादा होती है, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, और ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, यानी कि दो इंस्टीट्यूट्स, दो डिफरेंट कंट्रीज के, दो डिफरेंट स्टेट्स के, दो डिफरेंट नेशंस के आपस में मिल करके एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जो कि ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट कहा जाता है जिनको। ठीक है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके रेपुटेशंस होती हैं उनको इन्हांस करते हैं, आपकी जो ग्लोबल विजिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको दिखाते हैं, और आपकी जो एकेडमिक क्रेडिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, आपके नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, और रिसर्च इकोसिस्टम डेवलप करते हैं आपके नंबर ऑफ पब्लिकेशंस। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हमारा करंट चैलेंजेस इन एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में अभी क्या क्या करंट चैलेंजेस चल रहे हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी डिबेट। एकेडमिक राइटिंग या फिर पब्लिकेशंस के फील्ड में या फिर रिसर्च के फील्ड में एक बहुत ही तगड़ी डिबेट चलती है, एक तगड़ी रेस चलती है, जो कि है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, दैट इज क्वांटिटी, एंड क्वालिटी इन देयर पब्लिकेशंस, इम्पैक्ट ऑफ दैट पब्लिकेशंस इज द क्वालिटी। तो इन दोनों की एक तगड़ी रेस चल रही होती है, जो कि हमारी कहलाती है द पब्लिकेशन रेस, जहां पर कि सबसे ज्यादा मैटर क्वालिटी करता है। ओके, बात करें एक ग्लोबल कंपटीशन की, तो इस कंपटीशन में सबसे आगे है हमारा चाइना, जिसके इतने सारे पब्लिकेशंस हमारे जस्ट 2022 में आए हुए हैं। इट इज फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, फॉलोड बाय आवर कंट्री दैट इज इंडिया, फॉलोड बाय जर्मनी, फॉलोड बाय यूके, एंड लेटर ऑन जापान। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा एक जनरल ट्रेंड चलता रहा है। आप देख रहे हैं कि इतने ज्यादा पब्लिकेशंस निकल रहे हैं, बट व्हाट इज द इम्पैक्ट? इन जो रिसर्च के पब्लिकेशन है इनका इम्पैक्ट क्या है, कितना है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इतने ज्यादा होने के बाद भी अगर आपके जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं उनका उतना इम्पैक्ट सोशल वैल्यू पर नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लो इम्पैक्ट है उनका, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये क्वालिटी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो क्वालिटी कंसर्न्स का होता है कि रश फॉर मोर पब्लिकेशंस। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जब नंबर के पीछे भागते हैं तो एक होता है कि पब्लिश करना है, पब्लिकेशन प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पर, रिसर्चर्स पर, जो कि जो कहीं ना कहीं आपके इम्पैक्ट डालता है आपके क्वालिटी पर। ओके, और एक चीज आती है कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, नंबर ऑफ पब्लिकेशन ज्यादा है या जो पब्लिकेशन है उनमें क्वालिटी ज्यादा है, ये एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, इसके अलावा इम्पैक्ट फैक्टर चेज, इम्पैक्ट फैक्टर को आपको चेज करना होता है कि क्वालिटी ज्यादा आपको इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, कैश फॉर पब्लिकेशन इशू, ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है कि पेमेंट फॉर पब्लिकेशंस, नंबर ऑफ पब्लिकेशन, आपको जब पेमेंट करना पड़ता है पब्लिकेशंस के लिए तो वो एक इश्यू बनता है। इसके अलावा जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो इम्पैक्ट फैक्टर बेस्ड रिवॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो इथिकल कंसर्न्स होती हैं वो भी ज़्यादा
इम्पैक्ट डालती हैं आपके रिसर्च पब्लिकेशंस पर, और जो रिसर्च इंटीग्रिटी क्वेश्चंस हैं वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं आपके नंबर ऑफ पब्लिकेशंस को। वो एक वार्निंग साइन होती है कि आप एक हैस्टी सबमिशंस होना चाहिए, जल्दी जल्दी होना चाहिए, और जो रिसर्च क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है, जो मेथोडोलॉजी होती है वो कंप्रोमाइज्ड होती है, और जो स्टडीज होती हैं वो सुपरफिशियल स्टडीज होती हैं। हम लोग बस जनरल स्टडीज करके नंबर ऑफ पब्लिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने के चक्कर में सुपरफिशियल स्टडी करके उस चीज़ों को छोड़ देते हैं। ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है हमारे पब्लिकेशन की क्वालिटी को। ओके, ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि अभी साइंटिफिक वर्ल्ड फेस कर रहा है। इसके अलावा और सारे पब्लिकेशन और कुछ चैलेंजेस की बात करें तो वो हैं कि पब्लिकेशन एथिक्स एंड चैलेंजेस, अवॉइडिंग द पब्लिकेशन ट्रैप। एक ट्रैप होता है पब्लिकेशन ट्रैप, जिसमें अक्सर रिसर्चर और एकेडमिशियंस फंस जाते हैं। वो है हमारे, पहले तो है प्रीडेटरी जर्नल्स, ऐसे जर्नल्स जो कि आपको दिखाते कुछ और है, एक्चुअल में होते कुछ और हैं। इन जर्नल्स को कहते हैं TDH, टॉम डिक एंड हैरी जर्नल्स। ओके, ये हमेशा फॉल्स इम्पैक्ट फैक्टर्स इनके होते हैं, इनकी फेक इंडेक्सिंग क्लेम्स होती हैं, और इनका जो पीयर रिव्यूज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होते हैं। ओके, ये इसके अलावा कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो कि आपको ध्यान देना होता है। जो उनका ISSN होता है वो गलत होता है, इनकरेक्ट होता है। जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो गलत होते हैं, ठीक है। और जो एडिटोरियल इंफॉर्मेशन होती है वो मिसिंग होती है, नहीं जनरली शो होती है। और जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है वो डॉबियस होता है, वो फॉल्स होता है, वो डाउटफुल होता है कि हमारा क्लियर पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें करंट स्टैटिस्टिक्स की, तो जितने पब्लिकेशंस हैं उसमें से 34.5% जर्नल्स वो बेसिक क्राइटेरिया में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसके अलावा जो 52.3% जर्नल्स हैं वो फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 88% नॉन इंडेक्स जर्नल्स हैं इनकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है। तो कहीं ना कहीं हमारी क्रेडिबिलिटी का एक कंसर्न होता है, ठीक है। जो क्रेडिबिलिटी होती है वो भी उसमें कंसर्न होती है इस एकेडमिक राइटिंग में में एक चैलेंज के तौर पे, ठीक है। जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आपको जब एकेडमिक राइटिंग करना, उसको पब्लिश करना, तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि सबसे पहले चीज कि यू हैव टू चूज द SCI इंडेक्स जर्नल्स। आपको हमेशा SCI इंडेक्स जर्नल्स को ही चूज करना चाहिए पब्लिकेशंस के लिए। इसके अलावा जो जर्नल क्रेडेंशियल्स हैं उसको वेरीफाई करना चाहिए, ओके। और उसके जो इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं उसकी ऑथेंटिसिटी आपको चेक करनी चाहिए, और जो पब्लिकेशंस के एथिक्स हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ें आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब कि आपको एकेडमिक राइटिंग के दौरान, एकेडमिक पब्लिकेशंस के दौरान हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन पर कि एकेडमिक राइटिंग की जो इंपॉर्टेंस है, इसका कंक्लूजन क्या है। सबसे पहली चीज की है, एक वाइटल स्किल है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द नॉलेज डिसेमिनेशन, इट प्रमोट्स द क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। इट इन्हांसेस द रेपुटेशन, ये रेपुटेशन को बढ़ाता है आपके भी, आपके इंस्टीट्यूट्स को भी। इसके अलावा इट इवॉल्विंग द लैंडस्केप्स, जो कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, जो कि राइटिंग क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, आपकी जो मास्टरी है उसको ये इम्प्रूव करता है। और ये इट एम्ब्रेसिंग द चैलेंजेस, ठीक है। आपके जितने भी इंडिविजुअल्स हैं दे शुड एम्ब्रेस द चैलेंजेस ऑफ एकेडमिक राइटिंग एंड एक्टिवली सीक इम्प्रूवमेंट। वो अक्सर चीज़ों को डर करके छोड़ देते हैं कि एकेडमिक राइटिंग जो होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। नहीं, तो आपको डर के हटना नहीं है, आपको उस चीज़ को फेस करना है, लिखना है, बार बार लिखना है, प्रैक्टिस करना है, ओके। इसके अलावा मास्टरिंग एकेडमिक राइटिंग अलाउज इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू देयर फील्ड्स एंड ब्रॉडर एकेडमिक कम्युनिटी। जो आपकी एकेडमिक कम्युनिटी है उसको आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उस नॉलेज में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। इसके अलावा यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कोई नहीं कहता कि आई एम 100% परफेक्ट, आई एम चैंपियन इन एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। ये एक एकेडमिक राइटिंग की जो फील्ड है वो एक जर्नी है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक पर्टिकुलर पर्सन लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ अगर वो लिखता रहता है तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए और इसे लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, ओके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। एंड लास्ट, मैं फिर से यही कहूँगा कि पेन इज टेम्पररी बट अ डॉक्टरल डिग्री इज फॉर एवर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।